शहीद स्मारक के गेट पर ताला क्यों लगा दिया गया? भू कानून के लिए भूख हड़ताल करना भी हो गया है महाभारत। मोहित डिमरी को पुलिस ने जबरदस्ती उठा ली। अब आगे की क्या रणनीति होगी? बैक टू बैक 3 तरह के चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही है। निकायों के बाद अब ग्राम पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी गई हैं। मेयर के चुनाव में कितना खर्चा आएगा, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट के साथ ही ज्वाइन वाला बटन दबा करके आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मौका था संविधान दिवस का और शायद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध में भूख हड़ताल करना भी संवैधानिक रूप से ठीक ठाक ही है। सत्याग्रह, हड़ताल, भूख हड़ताल ये सब आंदोलन के वो रूप हैं जिन्होंने देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये काम आए थे। लेकिन वर्तमान दौर में शायद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला ही सही बैठता है। पहले ये गेट और उस पर लगा ताला देखिए। भू कानून को लेकर के खूब हो हल्ला मचा है। आजकल अखबारों में ताबड़तोड़ खबरें भी छप रही हैं कि भाई जमीनों की जांच चल रही है, यहाँ पर इतने मामले पाए गए, वहां पर उतने मामले पाए गए, भू माफिया बौखला गए हैं। लेकिन ये सब कुछ भी तभी हो पा रहा है जब चारों तरफ से सरकार पर भू कानून को लेकर के दबाव बन रहा है। और भू कानून की मांग को लेकर के ही संविधान दिवस के मौके पर मोहित डिमरी शहीद स्थल पर भूख हड़ताल करने वाले थे। लेकिन भूख हड़ताल पर मोहित डिमरी बैठते उससे पहले ही शहीद स्थल पर पुलिस बल तैनात हो गया। जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी याद में बने उनके ही शहीद स्थल पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि मोहित डिमरी भू कानून की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर न बैठ पाए। अब भूख हड़ताल, आंदोलन, भू कानून तो बाद की बात है। पहले ये बताइए कि क्या इस तरह से शहीद स्मारक पर ताला लगा देना ठीक है या नहीं? ये शहीद स्मारक किसी की निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं। भाई लोग यहाँ पर आते हैं, शहीदों को प्रणाम करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तराखंड की सरकार इस स्मारक पर ताला लगा रही है सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर कोई भूख हड़ताल पर न बैठ पाए। ये तो वही वाली बात हो गई कि दिखना ये चाहिए कि सब कुछ चंगा सी, इस प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब कल शहीद स्मारक पर खूब गहमा गहमी चलती रही। मोहित डिमरी का समर्थन करने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग आए थे। जब गेट पर ताला लग गया तो ये लोग गेट के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन ऐसे कैसे बैठेंगे? पुलिस ने इनको जबरदस्ती यहाँ से उठा लिया और उठा करके एकता विहार ले गए। एकता विहार सरकार ने धरना स्थल बनाया हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यदि कोई धरना करते करते निपट भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये वीडियोस देखिए जब पुलिस ने मोहित डिमरी और उनके साथियों को शहीद स्मारक से हटाया और जबरदस्ती बस में बिठा करके ले गए। आज रात के लिए सुनो आज रात के लिए कल वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोहित डिमरी ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने से या फिर भूख हड़ताल करने से सरकार हमें रोक रही है। ये आंदोलन खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है, ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। इस घेराव में पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। लेकिन आप देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकार किस तरह से हमारा दमन कर रही है। हमें घसीट कर, हमारी साथ में एक दीदी है, उनके चेहरे पर आप देखिए खून के निशान है। हमारे साथ दमन होता है, हमें घसीटा जाता है और तब जाकर यहाँ फेंका जाता है। ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सरकार इन मांगों को नहीं मान लेती है। जब तक इस राज्य के जो हमारे मूल निवासी हैं, उन्हें नौकरियों में पहला अधिकार, उनको रोजगार में पहला अधिकार, उनकी ज़मीनें जब तक सुरक्षित नहीं रह जाती हैं, जब तक हमें यह महसूस नहीं हो जाता कि हमारे अपने राज्य में हमारी पहचान अब सुरक्षित है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष बिल्कुल भी थमेगा नहीं। अब आने वाले समय में हम लोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे और हम मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और कहेंगे कि आप जनता से कितना झूठ बोलोगे, इतने सालों से आप जनता को धोखा दे रहे हैं। खैर, कल मोहित डिमरी की भूख हड़ताल तो हो नहीं पाई और भू कानून को लेकर के भी कुछ हो नहीं पा रहा है। कई चीजें हैं इन दिनों जो प्रदेश में हो नहीं पा रही है। उनमें से ही एक चीज चुनाव भी है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, छात्र संघ चुनाव, इनके मामले में इस साल नील बटा सन्नाटा ही है। उत्तराखंड में 1 साल पहले निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी निकाय के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार अभी तक निकाय चुनाव नहीं करवा पाई है। इसके साथ ही अब पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। बहुत से लोग और नेतागण पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं।
अब सरकार ने पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया है। नगर निकायों को ऑलरेडी 2 बार 6 महीने के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। अब पंचायतों में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, यानी कि अब ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को सहायक विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी देखेंगे। दरअसल पंचायतों में सरकार अभी तक ओबीसी आरक्षण को तय नहीं कर पाई है, जिस वजह से चुनाव भी नहीं करवाए जा रहे हैं। हरिद्वार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 12 जिलों में 28 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों को एक साथ करवाया जा सकता है। इस बारे में सोचा तो जा सकता है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। चुनाव कब तक होंगे ये तो भगवान जाने या फिर सरकार जाने। चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में प्रत्याशी कितने रुपये खर्च कर सकते हैं उसका ब्यौरा भी दे दिया है, वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नगर निगम की बात करते हैं। मेयर के चुनाव में पहले 16 लाख की सीमा तय थी, जिसे अब बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। डिप्टी मेयर पहले 2 लाख, अभी भी 2 लाख। इसके अलावा पार्षद के लिए पहले 2 लाख रुपए की लिमिट थी, अब 3 लाख रुपए खर्च पार्षद कर सकता है अपने चुनाव प्रचार में। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के लिए पहले 4 लाख रुपए की लिमिट थी, अब 6 लाख रुपए इसे कर दिया गया है। नगर पालिका में ही सदस्य के लिए पहले 60,000 थे, जो अब 80,000 हो चुके हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए पहले 2 लाख रुपए में चुनाव लड़ सकते थे, अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। और उनके सदस्य के लिए पहले 30,000 रुपए थे, अब 50,000 रुपए हो चुका है। यानी कि साफ है कि महंगाई अब चुनावों में भी बढ़ चुकी है। चुनाव लड़ने वाले भी इस महंगाई पर ध्यान दें कि अब निकाय का चुनाव लड़ना भी महंगा हो चुका है। खैर, ये आंकड़े तो सरकारी होते हैं, असल में इन आंकड़ों से कितना ज्यादा गुना रुपया चुनाव में खर्च हो सकता है या फिर हो जाता है, ये आप अपने आसपास देखकर महसूस कर सकते हैं। एक और खबर थी जिस पर कल हमें बात करनी थी, लेकिन कल वीडियो नहीं बन पाया, तो आज कर लेते हैं। आईपीएस दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं, यानी कि पुलिस के सबसे बड़े मुखिया बन गए हैं। इससे पहले अभिनव कुमार डीजीपी का प्रभार संभाल रहे थे, वो प्रभारी डीजीपी थे, लेकिन अब 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया है। डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाए। उनका कहना है कि अपराधियों में खौफ हो, आम जन में विश्वास पैदा हो, ये पुलिस का काम रहेगा। इससे पहले डीजीपी का प्रभार संभालने वाले अभिनव कुमार की एक तस्वीर कुछ दिन पहले काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। कहा गया कि इस तस्वीर को उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला गया था और बाद में इसे हटा भी दिया गया। तस्वीर तब की थी जब केदारनाथ उपचुनाव के रिजल्ट्स आए थे और बीजेपी की जीत हुई थी। उस समय के डीजीपी अभिनव कुमार बुके देकर के मुख्यमंत्री को केदारनाथ उपचुनाव जीतने की बधाई दे रहे थे। ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है कि पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी या फिर किसी भी प्रशासनिक पद पर तैनात कोई बड़ा अधिकारी चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा हो, इसीलिए शायद ये तस्वीर भी हटा दी गई। खैर, अब वो डीजीपी नहीं है, उन्हें दूसरे प्रभार दे दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि दीपम सेठ यानी कि नए डीजीपी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस बहुत अच्छा काम करे। कमेंट में आप ये भी बताइए कि उत्तराखंड के पहले डीजीपी कौन थे, पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।